समास में हम लोग भाग 5 पढ़ चुके हैं। आज समास का 6वां भाग है और 6वें भाग में हम लोग तत्पुरुष समास के अगले भेद को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कर्म तत्पुरुष समास और फिर उसके बाद पढ़ा करण तत्पुरुष समास और आज हम लोग तत्पुरुष समास के तीसरे प्रकार संप्रदान तत्पुरुष समास को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग तत्पुरुष समास के इस तीसरे प्रकार संप्रदान तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम भी है विभक्ति के आधार पर इसे चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि आपने जाना इसके पहले कर्म तत्पुरुष कर्म कार्य की विभक्ति पर डिपेंड था और करण तत्पुरुष करण कार्य की विभक्ति पर डिपेंड था। जब हमको किसी समस्त पद का समास विग्रह करने पर उसमें कर्म कार्य की विभक्ति को मिलती थी तो वहाँ हम लोग जानते थे कि यहाँ कर्म तत्पुरुष समास है, और जहाँ करण कार्य की विभक्ति से या द्वारा मिलती थी वहाँ हम लोग जानते थे कि यहाँ करण तत्पुरुष समास है। और इसी प्रकार आज किसी समस्त पद का यदि हम विग्रह करें और विग्रह करने पर उसमें हमें संप्रदान कारक की विभक्ति को या फिर के लिए मिल जाए तो वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। संप्रदान तत्पुरुष समास क्यों? क्योंकि संप्रदान कारक की विभक्ति मिल रही है, इसलिए इसका नाम संप्रदान तत्पुरुष समास पड़ गया। चतुर्थी क्यों? वो इसलिए क्योंकि कारक में जब हम देखते हैं तो पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक और चौथा संप्रदान कारक। ये चौथे नंबर पर है और चौथे नंबर पर संप्रदान कारक है, इसलिए इसे चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। तो ये तो थी कुछ बातें, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हमको समझना है, वो ये है कि हमने कर्म कारक में भी देखा था इसकी विभक्ति को थी, संप्रदान में भी देख रहे हैं इसकी विभक्ति को है। हम किसी समस्त पद का समास विग्रह करें और उसमें हमको को मिले तो हम कैसे क्लियर करेंगे कि वो कर्म तत्पुरुष है या फिर संप्रदान तत्पुरुष है? इससे पहले हम लोग समझ लें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो देखते हैं थोड़ा सा कारक में। कर्म कारक की परिभाषा है को का इस्तेमाल हो उस शब्द के बाद जिस शब्द पे क्रिया का असर पड़े। जैसे मोहन किताब को पढ़ता है। अब इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे तो को यहाँ पर मिल रहा है और इसके पहले का शब्द किताब है। अब यहाँ हमको क्लियर करना है कि ये को जो है संप्रदान कारक वाला को है या फिर कर्म कारक वाला को है। तो हम लोग देखेंगे यदि क्रिया का असर इस पर पड़ेगा तो कर्म कारक है, नहीं तो संप्रदान कैसे होगा, अभी बताते हैं। यहाँ देख रहे हैं पढ़ने की क्रिया, मोहन क्रिया कर रहा है पढ़ने की, और पढ़ने की क्रिया का सीधा असर किताब पर पड़ रहा है, किताब खुल रही है, उसका पन्ना पलटा जा रहा है, तो ये कर्म कारक का को हुआ। आइए साथ ही देखते हैं संप्रदान कारक के को। तो इसको देखने के लिए उदाहरण है रीता श्याम को किताब देती है। यहाँ भी हमको को ही देखने को मिल रहा है,
यहाँ भी को, यहाँ हमने देखा क्रिया का असर इस पर पड़ा इसलिए कर्म कारक का को हो गया, लेकिन यहाँ क्रिया का असर पड़ने वाली कोई बात नहीं है। किताब देने की क्रिया हो रही है लेकिन श्याम पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ वास्तव में लेन देन की क्रिया हो रही है। रीता एक किताब दे रही है श्याम को। अब यहाँ आप बोल सकते हैं कि रीता श्याम के लिए किताब लाती है, रीता श्याम को किताब देती है। इस प्रकार से सेंटेंस में कुछ बदलाव आ सकता है लेकिन भाव एक होगा आदान प्रदान का। तो ये वाला को जो हो जाएगा ये आपका संप्रदान कारक का को हो जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी समास पद का समास विग्रह करेंगे तो जानेंगे कौन सा को है, आदान प्रदान वाला को है या फिर क्रिया का असर पड़ने वाला को है। ऐसा हम लोग पता लगाएंगे और क्लियर करेंगे कि वास्तव में इस पद में कर्म तत्पुरुष समास है या फिर संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो आइए हम लोग देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास को कुछ उदाहरणों के जरिए और समझते हैं कि ऐसे कोई शब्द अगर परीक्षा में आता है तो हम लोग कैसे सही कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पहला शब्द, पहला उदाहरण देशभक्ति। मान लीजिए परीक्षा में आ जाए और जानना हो कि इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष का कौन सा भेद है। पूछ लिया जाए आपसे कि देशभक्ति शब्द में तत्पुरुष का कौन सा भेद है, कर्ण तत्पुरुष समास है कि संप्रदान तत्पुरुष समास है कि अपादान तत्पुरुष समास है, तो कैसे हम लोग जानेंगे। तो किसी भी समस्त पद का में समास जानने के लिए सबसे पहले उस समस्त पद का हम समास विग्रह करते हैं और देखते हैं विग्रह में हमको किस कारक की विभक्ति मिलती है। तो इसके जब हम विग्रह करेंगे देशभक्ति का तो समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको बीच में जो कारक का निशान मिल रहा है वो के लिए है और संप्रदान कारक विभक्ति भी क्या है, के लिए है। अर्थात देशभक्ति समस्त पद में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है या फिर संप्रदान तत्पुरुष समास है, नहीं तो तत्पुरुष समास है अगर डीप का क्वेश्चन नहीं बनता है तो ये हो गया आपका पहला उदाहरण। आइए कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। जैसे एक शब्द है आपका गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में कौन समास है ऐसा अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो इसका सबसे पहले हम लोग समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए लिखना मैं भूल गया, के लिए दक्षिणा। अब यहाँ भी हमको के लिए मिल गया इसलिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा अथवा चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। ये तत्पुरुष समास का भेद हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें इसका तीसरा भेद पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संप्रदान तत्पुरुष समास या चतुर्थी तत्पुरुष समास। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं जिसमें आपका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है समाचार पत्र। समाचार पत्र में कौन सा समास है यदि आ जाता है तो कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा समाचार के लिए पत्र। यहाँ भी हमको के लिए मिल गया और के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति है इसलिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया या फिर चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। आइए इसके बाद और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक शब्द है आपका चिकित्सालय। चिकित्सालय में कौन सा समास है तो जानने के लिए इसका जब समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा चिकित्सा के लिए घर, आलय माने घर होता है तो चिकित्सा के लिए चाहे आलय कहिए चाहे घर कहिए गृह कहिए। चिकित्सा के लिए आलय तो के लिए हमको मिल गया
इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास है। और देखते हैं, एक शब्द है आपका छात्रावास, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा छात्रों के लिए आवास, छात्रों के लिए आवास। यहाँ भी हमको के लिए मिला, इसलिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे एक शब्द है युवाणी, युवाणी में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह जब करेंगे तो समास विग्रह होगा युवाओं के लिए वाणी, फिर हमको क्या मिल गया? हम लोग देख रहे हैं कि बराबर हमको इन उदाहरणों में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए मिल रही है। तो क्लियर हो रहा है कि इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है और कोई समास नहीं है। तो आइए आगे और कुछ प्रमुख उदाहरणों को देखते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय में संधि बहुत पूछी जाती है, लेकिन आज आप जान लें कि विद्यालय में समास पूछ लिया जाए तो विद्या के लिए आलय तत्पुरुष तो होगा ही, लेकिन तत्पुरुष का कौन सा भेद होगा? तो आप जान चुके हैं कि जब हमको के लिए या फिर को मिल जाए संप्रदान के लिए तो फिर वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, विद्या के लिए आलय, इस प्रकार से। और उदाहरण देखते हैं, जैसे हवन सामग्री, तो इसका समास विग्रह होगा हवन के लिए सामग्री, इस प्रकार से। और इसी प्रकार और उदाहरणों को देखते हैं तो उसमें आपका है युद्ध भूमि, युद्ध भूमि का समास विग्रह करेंगे। देखिए के लिए कैसे समास विग्रह कर दिया जाता है, कैसे के लिए ला दिया जाता है, कोई लाता नहीं है, वो ऑटोमेटिक उस सेंटेंस में वही फिर बैठता है। जैसे अभी युद्ध भूमि के बीच में हम ने लगा दें युद्ध ने भूमि, तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। युद्ध को भूमि, तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। युद्ध द्वारा भूमि, तभी नहीं सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस तभी बनेगा जब इसके बीच में हम के लिए को लाएंगे, युद्ध के लिए भूमि। तो इस प्रकार ही हम समास विग्रह करते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं हमको के लिए मिल रहा है, इसलिए इसमें भी संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो ये हो गया आपका उदाहरण। और उदाहरणों को देखते हैं, जैसे आपका एक शब्द है शपथ पत्र, जिसका समास विग्रह होगा शपथ के लिए पत्र, यहाँ भी के लिए मिल गया, अर्थात इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है अथवा चतुर्थी तत्पुरुष समास है। और उदाहरण देखते हैं तो उसमें आपका है कृष्णार्पण, कृष्णार्पण, कृष्ण अर्पण माने कृष्ण अर्पण मीन्स हो जाएगा कृष्ण के लिए अर्पण या कृष्ण को अर्पण। यहाँ देखिए को भी हम रख सकते हैं, कृष्ण को अर्पण। अब देखिए यही बात आ गया कि कहाँ हम को कर्म पहचानेंगे, कहाँ हम को संप्रदान जानेंगे। यहाँ भी को आया, इसको हम कर्म नहीं जानेंगे क्योंकि कर्म में क्रिया का असर पड़ता है, और कृष्ण को अर्पण इसमें क्रिया जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेन देन आदान प्रदान है। कृष्ण को अर्पण मतलब कृष्ण को कुछ अर्पण किया जाए, दिया जाए, तो इस को हम लोग संप्रदान में गिनेंगे। और इसमें इस शब्द में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार आपका उदाहरण है विद्या
मंदिर, समास विग्रह होगा इसका विद्या के लिए मंदिर, यहाँ भी हमको के लिए मिला अर्थात इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। और एक उदाहरण और देखते हैं, बंदी गृह, तो इसका समास विग्रह होगा बंदियों के लिए गृह, यहाँ भी हमको के लिए मिल गया। तो बहुत ही आसान है मित्रों, कुछ भी इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। ये तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है जो चतुर्थी तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। एक नंबर आपका बढ़ रहा है, भाग प्रकार तीसरा है लेकिन चतुर्थी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कारक में कर्ता कारक को हमको छोड़ना पड़ा था, कर्म से स्टार्ट हमने किया था, तो एक नंबर आपका वो हमेशा ऑलरेडी बढ़ा ही रहेगा। तो इस प्रकार चतुर्थी तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष समास को आज हमने पढ़ा और हमने जान लिया कि किसी भी समस्त शब्द का हम समास विग्रह करें और उसमें हमको को आदान प्रदान के भाव में या फिर के लिए मिल जाए तो वहाँ वो समस्त पद तत्पुरुष समास के अंतर्गत संप्रदान तत्पुरुष समास ही होगा या फिर चतुर्थी तत्पुरुष समास ही होगा। तो ये रहा आज का भाग मित्रों। और चैनल पर नए हैं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए कुछ और अच्छा करने के लिए प्रयास करते रहें। तो इस प्रकार इस भाग में संप्रदान तत्पुरुष समास हमने पढ़ा और अगले भाग में चौथा प्रकार अपादान तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, पंचमी तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, उसको जानेंगे। और मित्रों समास के प्रत्येक भाग को आप देखिएगा तो अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा और कुछ भागों को छोड़कर देखेंगे तो हो सकता है आपके मन में कई सवाल उभरें, कई सवाल उठे आपके मन में, तो सभी भागों को जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।